हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जो हमने कंटेंट पढ़ा था उसी के आगे पढ़ते हैं। तो अब आज का हमारा टॉपिक है अधातुएं। आप जान रहे हैं कि हम इसमें से पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं और ये घटना चक्र पॉइंटर में ये हमारा केमिस्ट्री है। इसके हम बायो के भी वीडियो बना रहे हैं, अन्य वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी आप देखिए। तो चलिए इसके जो पहले वीडियो बनाए थे उसके आगे ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है, देखिए, अधातुएं। अधातुएं कार्बन और उसके भिन्न रूप। चूंकि कार्बन जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, तो कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है ये सारा जो भी कंटेंट है इसमें हम डिस्कस करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला जो तत्व है वो है कार्बन। मतलब कि कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा तरह के यौगिक निर्माण करता है। यौगिक क्या होते हैं कि जब एक से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। तो कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा भिन्न भिन्न तरह के यौगिकों का निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी। मतलब कि हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और कोयला भी कार्बन है। केयोलार, लेक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ कौन सा तत्व है? तो यह है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है ये सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ होता है। बाकी केवलार, लेक्सान और स्पाइडर सिल्क जो होते हैं इनमें से कार्बन के साथ साथ अन्य तत्वों का भी मिक्सचर होता है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है? तो इसमें जो ऑक्सोकार्बन्स है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। अपर रूप का मतलब होता है कि उसी किसी एक विशेष तत्व की भिन्न भिन्न स्थितियां या भिन्न भिन्न रूपों का प्रदर्शन ही कहलाता है अपर रूप। जैसे कि कार्बन का अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। पेंसिल का जो लेड होता है ये क्या है? ग्रेफाइट है और ये भी कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के तीसरे अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये टीम में कौन कौन शामिल था? तो ये शामिल थे रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटे तथा रिचर्ड ई स्माले। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिनको इसमें से नोबेल प्राइज दिए गए थे अपर रूपों को खोजने के लिए। बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है ये कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 मतलब 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज और षटभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन किसमें नहीं है? बालू में कार्बन नहीं होता है। जो ये साधारण बालू होती है इसमें कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है किसमें? लिग्नाइट में। देखिए लिग्नाइट जो है ये कोयला का ही एक रूप है, क्योंकि एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, ये बिटुमिन, ये सब क्या है? कोयला है। अगला देखिए यहाँ पर दे भी रहा है कि कोयले के बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रेसाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों से अधिक मात्रा में या अधिक प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है वो है एंथ्रेसाइट। मतलब कि जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें से सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसकी जो बर्न करने के बाद जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। जितना कार्बन होगा ज्यादा उतनी ही ऊर्जा ज्यादा पैदा होगी। कार्बन की मात्रा अधिक होती है किसमें? ढलवां लोहा में। देखिए 2 तरह के लोहा होता है, ढलवां लोहा और पिटवां लोहा। तो ढलवां लोहा में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, पिटवां लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है। हीरा, क्वार्टज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल किसमें नहीं होता है? तो गंधक जो होता है इसमें रवा या क्रिस्टल नहीं होता है। कांच पर उत्कीर्ण या फिर खरोंचा जा सकता है। यदि कांच में आपको मार्क बनाना है, उसको खरोंचना है एक प्रकार से, तो वो किससे किससे संभव है? हीरा से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। मतलब कि अगर HCl से भी आप चाहें तो कांच में मार्क बना सकते हैं और हीरा से भी आप कांच में मार्क बना सकते हैं। हीरा से ही कांच को काटा जाता है। हीरे की बिक्री में
भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने के बराबर होता है? तो एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ग्राफीन के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। उन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। वह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। बिल्कुल, ये द्विआयामी पदार्थ होता है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। बिल्कुल, ये भी यहाँ पर सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन का बना होता है। नहीं, जो यहाँ पर देखिए जो ये ग्राफीन है अपना, ये ग्राफीन कोयला का बना होता है, कार्बन का बना होता है, ना कि ये सिलिकॉन का बना होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा यहाँ पर कथन गलत है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, ग्राफीन का जो उपयोग है वो एलसीडी या एलईडी के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीसरा कथन सही है, बाकी 1, 2 और 4 सही हैं। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में से सर्वाधिक मजबूत कौन होता है? ग्राफीन। तो ग्राफीन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसका प्रयोग हमने देखा कि एलसीडी एलईडी में भी किया जाता है। निम्नलिखित कथन विचार करें और इसके बाद हमें यह बताना है कि कौन से कथन इनमें से सत्य हैं। तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं ये उपयोग के लायक फिर नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो देखिए कैल्शियम के जो सल्फेट होते हैं अगर ये जल में घुल जाते हैं तो जल कठोर हो जाता है। तो जल दो तरह का होता है, मृदु जल और कठोर जल। तो कठोर जल फिर उपयोग के लायक नहीं होता है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है। तो हीरा है जो वो तांबा और लोहे से कठोर होता है। तो ये भी सही है और ये 1, 2 दोनों सही है। यहाँ पर अगला है, देखिए, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नहीं, ये मुख्य घटक नहीं है बल्कि नाइट्रोजन मुख्य घटक है। मुख्य घटक का मतलब जिसकी परसेंटेज मात्रा ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन चूंकि 78% है, इसलिए मुख्य घटक वायु का क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण प्रयुक्त होता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन प्रयोग होता है। वनस्पति घी बनाने के लिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी इसके विषय में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का काम ठोस कार्बन नहीं, ग्रेफाइट। ठीक है, मतलब कि मशीनों में अगर स्नेहक लगाना है लेकिन भारी मशीनों में तो वहां पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर छोटी छोटी मशीनें हैं तो वहां पर हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारी मशीनों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वो है सिलीनियम। तो सिलीनियम मंद चालक नहीं है। हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के विषय में अब अगला टॉपिक में देखते हैं हम। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये होगा, देखिए, XH4। इसका मतलब ये हुआ कि ये X नाम का जो तत्व है इसके बाहर जो कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, और हमें ये ज्ञात है कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी संयोजकता 2 इस प्रकार से होती है कि बाहरी कक्षा में इसके 2 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। यदि 2 हैं तो ये पूरित हो जाता है। तो कोई भी जो परमाणु होता है वो क्रिया इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो इस प्रकार से यदि इसके बाहर जो 4 चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये बाहर से 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ में एक बॉन्ड बना लेता, बंध बना लेगा। तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र बन जाएगा XH4 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो X है इसकी 4 संयोजकता भी यहाँ पर ये इंडिकेट हो रही होती है। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी?
तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होगी 580 किलोग्राम ऊष्मा प्राप्त होगी। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है। हाइड्रोजन जब जलता है तो जलने के साथ वो क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्योंकि जलने के लिए या किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर H2O का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से यदि हाइड्रोजन को जलाया जाए तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बनेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अगर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जल बनता है। भारी जल एक प्रकार का है क्या? मंदक। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, और ये मंदक के रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है कौन? भारी जल। तो भारी जल का प्रयोग विबंधक के रूप में किया जाता है। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी वाटर, मतलब कि हैवी हाइड्रोजन, वाटर नहीं, हैवी हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या? गुरु जल। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। मतलब कि अगर जो हमारा जल है, जो H2O है, इसमें अगर यहाँ पर देखिए ये हैवी हाइड्रोजन है ना, गुरुजल जिसे कह रहे हैं, गुरुजल भी भारी जल होता है। तो भारी जल या गुरुजल ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, तो हैवी हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। देखिए ये जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप्स है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसलिए हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम यूज होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? H.C. उरे। तो H.C. उरे वैज्ञानिक ने भारी जल की खोज की थी। भारी जल का अणुभार कितना होता है? ये 20 होता है। निम्नलिखित कथनों पर हमें देखिए विचार करना है और फिर बताना है कि ये कौन से इनमें से सही है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल जो है, जैसे दो तरह के जल, मृदु जल और कठोर जल, तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है किसके लिए? पीने के लिए। बिल्कुल सही, पीने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कपड़े धोने के लिए साबुन के थ्रू, ये भी मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। बॉयलर्स में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये भी सही है। और सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो भारी जल इन सारे कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट जो होते हैं, ये जब पानी में मिल जाते हैं तो पानी को कठोर बना देते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 होता है। न ये अम्लीय होता है, न ये क्षारीय होता है, तभी हम इसका उपयोग पीने में कर सकते हैं। पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी देखिए शुद्धतम माना जाता है, लेकिन जब ये नीचे आता है तो बहुत सारे धूल कण, गैसीय जो भी पदार्थ रहते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, इसलिए ये अशुद्ध हो जाता है। हालांकि जो वर्षा का पानी होता है वो शुद्ध होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। मतलब कि ये जो पानी है सुविलायक है, क्यों? क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जा सकता है निर्लवणीकरण के द्वारा। अगर उसके लवण को अलग कर दिया जाए तो अशुद्ध जल से हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से पीने के लिए पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है क्लोरीन। मतलब कि क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। मतलब कि उत्क्रम परासरण प्रक्रिया अगर यूज करते हैं तो समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के लिए उत्क्रम परासरण की प्रक्रिया यूज की जाती है। फिटकरी जो है वो गंदले जल यानी गंदे जल को स्वच्छ कैसे करती है? स्कंदन प्रक्रिया। स्कंदन प्रक्रिया में जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे तली पर बैठ जाती हैं, जिससे पानी ऊपर का जो है वो स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वनस्पति तेल
से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकिल उत्प्रेरक। निकिल उत्प्रेरक जो है वो हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक से क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया की तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस हैं। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस हीलियम है। देखिए नोबल गैस वो गैसें होती हैं जो क्रिया नहीं करती हैं और उनके अष्टक जो होते हैं बाहर के भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन के अष्टक, तो इसलिए वो क्रिया नहीं करती हैं। तो इनमें से हीलियम जो है वो नोबल गैस है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें सबसे कम मात्रा में कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है 0.03%। वैसे अब 0.03 ये 8 तक हो गई है, तो अब कहीं कहीं इसको 0.04 भी लिखने लगे हैं, लेकिन अभी इसकी एग्जैक्ट जो है वो 0.038 के समथिंग इसकी मात्रा है। और इसकी मात्रा अगर बढ़ती जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये बन जाती है। वायुमंडलीय जो वायु है इसमें से नाइट्रोजन कितनी है? 78 से 79%। 78% ही इसको अधिकांशतः हर जगह लिखा जाता है। N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है। H2 ये गैसीय चक्र क्या होते हैं? देखिए जो भी हमारे यहाँ पर गैसें हैं तो उनका एक चक्रण होता है। तो चक्रण के माध्यम से उनकी जो मात्रा है वो वायुमंडल में समान बनी रहती है। इसे ही गैसीय चक्र कहते हैं। तो गैसीय चक्र भी हो सकता है और ठोस का भी चक्र हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है ये गैसीय चक्र के रूप में प्रयुक्त होती है कि नाइट्रोजन एक प्रकार से कैसे पौधे लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, फिर वो नाइट्रेट कभी फिर टूटता है तो फिर नाइट्रोजन बनती है, इस प्रकार से। दूसरा यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी इसी प्रकार से काम करती है। ऑक्सीजन जैसे कि हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का चक्र जो है वो बराबर बना रहता है। इसी प्रकार से जो कार्बन है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, किसी के द्वारा ली जाती है, फिर वो दूसरे रूपों में भी स्टोर होती है। तो इस प्रकार से कार्बन का भी चक्र चलता है। ये सब गैसीय चक्र है, लेकिन हाइड्रोजन जो है यहाँ पर गैसीय चक्र निर्मित नहीं करता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली जो गैस है वो है ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो मिश्रित गैस की है वो कौन सी है? हीलियम। हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ये होता है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है। अमोनिया NH3 हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होती है कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। आर्गन, नियान, जीनान तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसमें से जीनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से जो सत्य नहीं है उसके बारे में हमें बताना है। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो ये बोर्डो मिक्सचर है इसमें से कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण किया जाता है, तो ये क्या बनता है? बोर्डो मिक्सचर। और इसका जो उपयोग है फफूंदनाशक के लिए किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर क्या है? सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है, तो ये देखिए शुष्क जो बर्फ है इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी सही बात है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, ये कह रहा है इस वाक्य में, लेकिन देखिए वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये कथन गलत है। तो जो गलत था वही हमें बताना है। तो हंसाने वाली गैस
नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन अगर कहीं मुक्त होती है वायुमंडल में तो उससे क्या होता है, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। मतलब कि ये एक अभी हमने ऊपर देखा कि ये गैसीय चक्र है और इस गैसीय चक्र में एक जगह से नाइट्रोजन रिलीज होती है तो दूसरी जगह उसकी खपत हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन का उपयोग पौधे उसमें से प्रोटीन बनाने के लिए भी उपयोग में वो ला लेते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है किसका, नाइट्रोजन गैस का, ताकि उसमें विस्फोट ना हो। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं वह है नाइट्रोजन। मतलब कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वही कमी को पूरे करने के लिए जो कीटभक्षी पौधे हैं वो कीड़ों का भक्षण कर लेते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मृदा में, वहीं पर कीटभक्षी पौधे पैदा होते हैं। सामान्यतः गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विस्फोटक हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन को न भर के हीलियम को गुब्बारों में भरा जाता है। अश्रु गैस क्या है, अमोनिया। अमोनिया अगर आंखों के पास में आ जाती है तो आंसू निकलने लगते हैं। H2SO2 NH3 और Cl2 में से अश्रु गैस कौन सी है, NH3। अमोनिया क्या है, ये अश्रु गैस है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से समान ताप पर ठोस अवस्था में कौन है, आयोडीन। तो आयोडीन समान ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है कौन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का उपयोग पीड़ाहारी मतलब कि हमारा जो दर्द है उसको मिटाने के लिए किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है कौन सी गैस, नियान और पारद। मतलब पारद मतलब कि जो हमारा पारा है इसके वाष्प को और नियान को भरा जाता है। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। तो इस प्रकार से नियान गैस या आर्गन गैस और इसके साथ साथ में पारा की वाष्प को भरा जाता है जिससे कि ट्यूबलाइट में चमक पैदा होती है, उसका एक सॉल्यूशन बन जाता है अंदर और वो चमकता है। तो फ्रेंड्स ये आज इतना ही। इसमें अगले देखिए वीडियो में हम देखेंगे अम्ल, क्षार, लवण और इसका बाकी का जो भी कंटेंट है हम क्रम से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए इस चैनल के साथ में और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।